तो एयरवे मैनेजमेंट आसान भी है अगर सब ठीक हो जाए तो, और मुश्किल भी है। मोस्टली सब ठीक जाते हैं, लेकिन दिस नो रूम फॉर एरर। एयरवे मैनेजमेंट, ट्यूब डालनी है हमने, एंडोट्रैकियल ट्यूब ट्रैकिया के अंदर। जब भी डालेंगे पेशेंट को सिडेट करेंगे, पैरालाइज करेंगे। जब सिडेट करेंगे, पैरालाइज करेंगे, वो एपनिया में होगा। तो हमारे पास सेकंड्स होते हैं, सेकंड्स में हमें ट्यूब पास करनी है। अगर ट्यूब पास हो जाए तो ठीक है, अगर पास नहीं होगी तो पेशेंट का एपनिया प्रोलॉन्ग हो जाएगा, पेशेंट वेंटिलेट नहीं होगा। जब वेंटिलेट नहीं होगा तो हाइपॉक्सिक इंजरी स्टार्ट हो जाएगी। और ऑर्गन जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है टू हाइपॉक्सिक इंजरी इज़ आवर ब्रेन। विद इन 3 to 5 मिनट्स इरिवर्सिबल इंजरी हो जाएगी। ये मेरी काफ़ी बड़ी प्रेजेंटेशन है, 130 स्लाइड्स हैं। 130 स्लाइड्स का तो टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। हम थोड़ी सी गपशप करेंगे, जब थक जाएंगे तो हम एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कर लेंगे, एक मॉक कर लेंगे। एक सिक पेशेंट हमें मिलता है वार्ड में, आईपीडी में, आईसीयू में, कहीं भी, उसके हम एयरवे कैसे मैनेज करेंगे। इट्स अ टीम वर्क। मोस्टली होता ही है कि एनेस्थेटिस्ट को बुला लेते हैं, जब एनेस्थेटिस्ट आता है तो सारे पीछे बैठ जाते हैं कि एनेस्थेटिस्ट संभाल लेगा। उसको हेल्प चाहिए होती है, ठीक है, वो सारा काम अकेला नहीं कर सकता। तो उस मौके पे आप कैसे हेल्प कर सकते हैं कि एनेस्थेटिस्ट की, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक खतरनाक स्लाइड आ गई है। हर 6 महीने बाद, साल बाद मेरी नज़रों से एक खबर गुजरती है कि एंडोट्रैकियल ट्यूब सही नहीं डाली थी, इसोफेगस में गई या गई ही नहीं, जिसकी वजह से पेशेंट की इरिवर्सिबल इंजरी हो गई, हाइपॉक्सिक इंजरी। कभी ऑस्ट्रेलिया में हो जाती है, कभी न्यूजीलैंड में हो जाती है, कभी यूरोप में हो जाती है, एंड इट्स ऑल ओवर द न्यूज़। 3-4 महीने न्यूज़ में रहती है, फिर न्यूज़ खत्म हो जाती है। जो लास्ट मेरी नज़रों के सामने से गुजरी थी वो थी न्यूजीलैंड की। मैन डाइड फ्रॉम ब्रेन इंजरी आफ्टर ब्रीथिंग ट्यूब इंसर्टेड इनकरेक्टली। तो इसकी इंक्वायरी हुई थी, पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट थी, मैंने पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट पढ़ी। उसमें लिखा था कि पेशेंट आया विद हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा। वो साइकिल से गिर गया था, तो उसकी बैक में पेन था, कोई वर्टिब्रा फ्रैक्चर सस्पेक्ट कर रहे थे, तो उन्होंने प्लान किया सिटी स्कैन। पेशेंट ईआर में था, प्लान किया सिटी स्कैन, लेकिन पेन की वजह से वो इरिटेबल था, वो हिल रहा था, तो उसका सिटी स्कैन करना मुश्किल था। तो ईआर टीम ने डिसाइड किया इसको सिडेट, इंटुबेट, मैकेनिकली वेंटिलेट करके फिर हम इसको लेके जाएंगे सिटी स्कैन के लिए। कोई और इंडिकेशन नहीं थी इंटुबेशन की, उन्होंने इसको इंटुबेट किया सिर्फ सिटी स्कैन के लिए। जब इंटुबेट किया, इंटुबेट करने के बाद एंटरल CO2 से हम ट्यूब कंफर्म करते हैं, एंटरल CO2 नहीं आई। नर्स ने बोला कि जो हमारा एंटरल का मॉनिटर है वो खराब है, इसकी टेंशन ना लें, सब ठीक है, हमारा मॉनिटर खराब है। वो नए मॉनिटर के चक्कर में पड़ गए। नया मॉनिटर आया, उसके ऊपर भी एंटरल नहीं है, तो उनको शक पड़ा कि शायद हमारी ट्यूब ही गलत ना हो। तो बाकी ट्यूब गलत डली हुई थी। नया मॉनिटर आने में कोई 15-20 मिनट लग गए। एंड ही वॉज वेरी यंग, 25 साल का लड़का था। छोटा सा ट्रॉमा हुआ, सिटी स्कैन के लिए था, और उसकी इरिवर्सिबल ब्रेन इंजरी हो गई। उसको आईसीयू में ले गए, एंड ही पास्ड अवे आफ्टर आई थिंक फोर्टनाइट। तो उन्होंने पूरा अपना सिस्टम चेंज किया, पूरे न्यूजीलैंड का सिस्टम उन्होंने चेंज कर दिया कि एयरवे नेक्स्ट टाइम कैसे मैनेज करेंगे। उनके पास पहले भी थे, चेकलिस्ट थी, प्रोटोकॉल्स थे। इसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग की स्टाफ की। एयरवे एंड एज फॉर एनेस्थेटिस्ट, ये समझते हैं लोग, लेकिन एनेस्थेटिस्ट अकेले कुछ भी नहीं कर सकता। जब वो एयरवे की हेल्प के लिए आता है तो उसको भी हेल्प की जरूरत होती है। तो जो बाकी टीम मेंबर्स हैं, वार्ड के डॉक्टर, नर्सेज, वो कैसे हेल्प कर सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। एयरवे मैनेजमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है इमरजेंसी में, इमरजेंसी डॉक्टर्स को, क्रिटिकल केयर फिजिशियंस को। चलें, एक और कहानी आ गई, इलेन ब्रॉमले। कौन कौन जानता है इसको? चलें, यूके में, आयरलैंड में जब भी एनेस्थीसिया की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग को पहले ये कहानी सुनाते हैं इलेन ब्रॉमले का। शी इज़ अ यंग लेडी एंड आई थिंक शी वॉज प्राइमरी स्कूल टीचर, फिट एंड हेल्दी। उसका हस्बैंड है जो कि पायलट है। इस खातून की कोई ईएनटी सर्जरी प्लान थी, आई एम नॉट एक्जेक्टली श्योर, आई थिंक सेप्टोप्लास्टी थी या टॉन्सिलेक्टमी थी, सेप्टोप्लास्टी। इसकी एनेस्थीसिया असेसमेंट हुई, ये से ग्रेड 1 थी। एनेस्थीसिया वालों ने बोला कि बिल्कुल फिट है, इसको थिएटर में लेके चलो, हम अभी सर्जरी करवा देते हैं। जब थिएटर में गए, शी वॉज वेरी डिफिकल्ट इंटूबेशन, ठीक है, एनेस्थेटिस्ट उसको इंटूबेट नहीं कर सका। उसे अपने हेल्प के लिए दूसरा कंसल्टेंट बुला लिया। तो 2 कंसल्टेंट थे, दोनों ने मिलकर एयरवे मैनेजमेंट की कोशिश की, दोनों से पेशेंट वेंटिलेट नहीं हो सका। ईएनटी सर्जन भी मौजूद था, तीनों का लेना देना एयरवे से था, लेकिन तीनों के होते हुए इरिवर्सिबल ब्रेन इंजरी हुई। उसको आईसीयू में ले गए और पेशेंट एक्सपायर कर गई कुछ दिनों के बाद। तो काफ़ी शॉकिंग था।
चलो वाक़ई होते हैं, फिर उस पे इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी के बाद कुछ रिकमेंडेशंस आती हैं, फिर हॉस्पिटल्स अपने प्रोटोकॉल्स चेंज करते हैं। इस हॉस्पिटल ने भी प्रोटोकॉल्स चेंज किए। लेकिन इसमें जो डिफरेंट बात थी वो ये था कि इसका हस्बैंड, इसने पूछा कि हुआ क्या था थिएटर के अंदर। हॉस्पिटल ने बोला कि हम आपको समझा देंगे कि वो थिएटर में गई, एयरवे मैनेजमेंट की कोशिश की, एयरवे मैनेज नहीं कर सका एनेस्थीसिया की टीम, और आपकी वाइफ की एक्सपायरी हो गई, वो चली गई। तो उसने पूछा मुझे डिटेल्स बताओ, आई वांट टू नो द डिटेल्स, क्या हुआ, मतलब डॉक्टर क्या करने की कोशिश कर रहा था और वो क्या नहीं कर पाया। हॉस्पिटल स्केप्टिकल था, पता नहीं हमारे से इतनी डिटेल क्यों मांग रहा है। उन्होंने बोला कि जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी दे दी, अब आप जाएं अपना काम करें। ये पीछे लगा रहा, लेकिन उन्होंने फिर भी इसको इन्फॉर्मेशन नहीं दी। इसने कोर्ट केस स्टार्ट किया कि आई वांट टू नो द डिटेल्स, क्या ऑपरेशन थिएटर में हुआ क्या था। कोर्ट ने परमिशन दी, फिर इसको सारी डिटेल्स शेयर की गई। तो फिर इसको कुछ समझ आई कि कोई ट्यूब पास कर रहे थे, ट्यूब पास नहीं हुई, जिसकी वजह से मेरी बीवी का नुकसान हो गया। तो उसने पूछा कि जब ट्यूब पास कर रहे थे, अगर ट्यूब पास ना हो तो आपका प्लान बी क्या होता है। तो हॉस्पिटल के जो एनेस्थेटिस्ट थे, डॉक्टर ने समझाया कि हमारे पास होता है प्लान बी, हम मास वेंटिलेशन कर सकते हैं, हम उसको वीडियो लिंगोस्कोप यूज़ कर सकते हैं, हम फाइबर ऑप्टिक इंटूबेशन कर सकते हैं, हम फ्रंट ऑफ नेक एक्सेस कर सकते हैं। इसकी समझ में बात नहीं आ रही थी। वो कहते प्लान बी, देयर शुड बी अ सिंगल प्लान बी। इतने सारे प्लान बी होंगे जो कि मेरी बीवी पे सारे के सारे आजमाए गए और टाइम वेस्ट हुआ, जिसकी वजह से हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी हो गई। देयर शुड ऑलवेज बी अ वन प्लान बी। प्लान ए फेल हो गया, प्लान बी, आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या करना है। कोई 10 प्लान बी कभी नहीं होते, जो कि डॉक्टर्स ने बताया। उसके बाद समझ में नहीं आई, और उसके बाद फिर इसने कैंपेन स्टार्ट की कि एनेस्थीसिया का एक एल्गोरिथम होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह हमारे एविएशन इंडस्ट्री में होता है कि पहला इंजन फेल हो गया तो दूसरा इंजन स्टार्ट करेंगे, दूसरा इंजन फेल हो गया तो कोई और इनका प्लान सी होगा। पहले से इनकी तैयारी होती है, एल्गोरिथम होता है। और एनेस्थीसिया का उस वक्त तक कोई एल्गोरिथम नहीं था कि फेल इंटुबेशन में हमने क्या करना है। तो उसने कुछ एनेस्थेटिक्स के साथ दोस्ती लगाई और इसने मिल के एक गाइडलाइंस बनाई, जिसको बोलते हैं दास गाइडलाइंस, डिफिकल्ट एयरवे गाइडलाइंस। उसमें प्लान ए है, प्लान बी है, प्लान सी है। और जब एनेस्थेटिक्स अनाउंस करता है रूम में कि हम प्लान ए कर रहे हैं, तो सबको पता चल जाता है कि प्लान ए का क्या मतलब है, प्लान बी का क्या मतलब है और प्लान सी का क्या मतलब है। और इसके बाद जब इसकी गाइडलाइंस इंप्लीमेंट हो गई एनएचएस में, उधर एनेस्थीसिया में, ऑपरेशन थिएटर्स में, तो इसकी अपनी भी सर्जरी हुई और ये उसी थिएटर में सर्जरी के लिए गया जहां पे इसकी वाइफ का हुआ था। एक और इंटरेस्टिंग किस्सा, इसी हॉस्पिटल में 4-5 महीने पहले मैं एक पेशेंट को एनेस्थीसिया दे रहा था सर्जरी से पहले। तो मैंने अपनी चेकलिस्ट है वो मैंने स्टार्ट की, सेक्शन तैयार है, अम्बू बैग मौजूद है, एयरवे मौजूद है। तो जो मेरा पेशेंट था टेबल पे लेटा हुआ था, वो बोलता है कॉकपिट चेक। तो मैंने रोका, मैंने उससे पूछा कि कॉकपिट चेक क्या बोला आपने। कहता है कि मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ और जो आप कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं कॉकपिट चेक। तो फिर मैंने उसको समझाया कि जो हमारी चेकलिस्ट हमें एक पायलट ने ही बना के दी थी। उसको पूरी स्टोरी नहीं सुनी कि उसकी बीवी मर गई थी, क्योंकि वो राइट टाइम नहीं था स्टोरी सुनाने के लिए, लेकिन इतना मैंने उसको बताया कि ये जो चेकलिस्ट हम यूज़ करें ये पायलट की ही बनाई हुई है। चलें, ऑब्स से है कोई इधर ऑब्स? जी मैडम, ऑब्स फेल्ड एनेस्थीसिया सबसे ज़्यादा होता है ऑब्स्ट्रैक्टिक पेशेंट्स के अंदर। वो एडिमा हुआ होता है, उनकी शॉर्ट नेक होती है, वेट ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं एयरवे मैनेजमेंट के लिए वो होती हैं ऑब्स एनेस्थीसिया में। तो ये है एक यूके का ग्राफ जिसमें है कॉम्प्लिकेशंस फेल्ड इंटुबेशंस इन ऑब्स जीए। तो इसमें 3.5 हैं फेल्ड इंटुबेशंस इन ऑब्स जीए और ईयर है 1979। ठीक है, 100 पेशेंट्स को जब जीए देते थे तो 3.5 में एनेस्थेटिस्ट एयरवे मैनेज नहीं कर सकते थे, क्योंकि कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती थी। फिर एकदम से ग्राफ हमारा नीचे आया 1984 में, ये आ गई 1.5 पे, 100 में से 1.5 कॉम्प्लिकेशंस हुई। तो ऐसा क्या हुआ होगा इन 5-6 सालों में कि ऑब्स एयरवे की कॉम्प्लिकेशंस एकदम से नीचे आ गई? मैडम उन्होंने जीए देना बंद कर दिया, स्पाइनल। पहले वो ऑप्शन देते थे कि आप जीए पसंद करेंगे या स्पाइनल एनेस्थीसिया पसंद करेंगे, उसके बाद उन्होंने जीए का ऑप्शन देना ही बंद कर दिया। उन्होंने बोला कि सिर्फ स्पाइनल, जिसकी वजह से एयरवे की कॉम्प्लिकेशंस कम हो गई। और वहाँ पे हॉस्पिटल्स में था कि जिस हॉस्पिटल में 100 सी सेक्शंस होंगे और 100 में से 10 को वो जीए दे रहे होंगे, तो वो रेडार पे आ जाता था कि आप बहुत ज़्यादा जीए दे रहे हो,
आपके 10 से कम जी होने चाहिए। नेशनल ऑडिट प्रोजेक्ट, इसके बारे में पता है किसी को? चलें, यूके और आयरलैंड में एनेस्थीसिया कोई एक कॉम्प्लिकेशन पकड़ लेते हैं 1 साल के लिए, तमाम हॉस्पिटल्स अपनी वो कॉम्प्लिकेशन रिपोर्ट करते हैं। जो नैप 4 प्रोजेक्ट था वो था एयरवे की कॉम्प्लिकेशंस। पूरे साल उन्होंने तमाम हॉस्पिटल से डाटा कलेक्ट किया और डाटा कलेक्ट करने के बाद काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स आई, जिस फाइंडिंग्स की रोशनी में उन्होंने रिकमेंडेशंस बनाई। एक तो था कि 10 गाइडलाइंस अप्लाई होनी चाहिए अक्रॉस ऑल यूके एंड आयरलैंड, जो कि उन्होंने अप्लाई की, ये 2011 में रिपोर्ट आई थी। दूसरी जो इंटरेस्टिंग गाइडलाइंस थी कि जहां पे एंड टाइडल CO2 मौजूद नहीं है वहां पे एयरवे मैनेजमेंट नहीं होनी चाहिए। एंड टाइडल CO2 का पता है किसी को? और किसको पता नहीं है? चलें, जब एनेस्थेटिक ट्यूब डालता है, ठीक है, ट्रैकिया में चली गई, कभी मरीज मोटा होता है, मुश्किल इंटुबेशन होती है, एयर में ब्लड होता है, उसको कंफर्म नहीं होता कि मैंने ट्यूब कहां पे डाली, तो स्टेथ लगा के चेक करते हैं कि ट्यूब मेरी सही जगह पे है या नहीं है। लेकिन स्टेथ अक्सर धोखा दे देती है। पेशेंट एस्पिरेट किया होता है, कंडक्टिंग साउंड्स आ रही होती हैं, कपड़े पहने होते हैं, हमें सही तरह से पता नहीं चल सकता कि भाई ट्यूब सही जगह पे है या नहीं है। तो इस नैप 4 सर्वे के बाद बताया था कि एंट्रल CO2 इज मैंडेटरी। जो लंग्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, आपका मॉनिटर डिटेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी ट्यूब सही जगह पे डली हुई है। तो एनेस्थीसिया में तो एंट्रल CO2 का इस्तेमाल था, लोग कर भी रहे थे। एक प्लेस जहां पे एंट्रल CO2 इसके बाद यूनिवर्सल हो गई थी वो थे ICUs में मैकेनिकली वेंटिलेटेड पेशेंट्स होते हैं। अगर एंट्रल CO2 अवेलेबल नहीं है तो आप पेशेंट को वेंट पर ना डालें, इंटुबेट मत करें। चलें, अब हम आ जाते हैं दास गाइडलाइंस के ऊपर, जो पायलट भाई ने बनाई थी और फिर वो यूनिवर्सली अप्लाई हो गई। वो दास गाइडलाइंस थी क्या, और प्लान A, प्लान B, प्लान C क्या थे? प्लान A इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा। प्लान A है पेशेंट को आप इंटुबेट करने का प्लान बनाएंगे, और प्लान A है कि मैं लिरिंगोस्कोपी करूंगा और उसको ट्यूब डाल दूंगा, और लिरिंगोस्कोपी सिडेट करने के बाद मैं बैग मास्क वेंटिलेट करूंगा। अगर मेरा प्लान B फेल हो जाएगा, प्लान A फेल हो जाएगा, तो मैं आ जाऊंगा प्लान B पे। मेरा प्लान B है सुप्राग्लॉटिक एयरवे। सुप्राग्लॉटिक एयरवे किसी को पता है? सुप्राग्लॉटिक LMA, ये सुप्राग्लॉटिक एयरवे। जब भी आप कहीं पे इंटुबेट कर रहे हैं, ER में कर रहे हैं, इमरजेंसी में कर रहे हैं, ये आपके पास होना चाहिए। दिस डिवाइस कैन सेव पेशेंट्स लाइफ। ये ब्लाइंडली इंसर्ट करते हैं, ठीक है। इसके लिए लिरिंगोस्कोपी करने की जरूरत नहीं है, कोई स्किल होने की जरूरत नहीं है। आंखें बंद करके डालें, 80% चांस है कि ये ठीक जगह पे जाएगा और आपका पेशेंट वेंटिलेट होने लग जाएगा, एटलीस्ट ऑक्सीजनेट हो रहा होगा। और उसके बाद है प्लान C, फाइनल। अगर प्लान B आपका फेल हो जाता है तो देन यू विल मूव टू प्लान C। प्लान C है फाइनल अटेम्प्ट एट बैग मास्क वेंटिलेशन। एक फाइनल एक दफा आप मास्क के साथ वेंटिलेट करने की कोशिश करेंगे। अगर वो भी नहीं होगा तो देन यू विल मूव टू प्लान D, विच इज फ्रंट ऑफ नेक एक्सेस। अब बात यह है कि मैं प्लान A पे कितना टाइम वेस्ट करूंगा। एक दफा मैं करूंगा, फिर मेरा जूनियर करेगा, फिर मेरा सीनियर करेगा, हम प्लान A पे ही लगे रहेंगे। तो मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स, जो भी करे जैसे भी करे, 3 अटेम्प्ट से ज्यादा अपने प्लान A पे टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर पहली अटेम्प्ट पे ट्यूब नहीं जाती तो ठीक, दूसरी दफा अटेम्प्ट करे, तीसरी दफा अटेम्प्ट करे, तीसरे के बाद आपने चौथी अटेम्प्ट नहीं करनी, आपने अपने प्लान B पे चला जाना है, जो कि है सुप्राग्लॉटिक डिवाइस। इजी है, सस्ती है, हर जगह अवेलेबल है। आप LMA डाल दें, आईजेल डाल दें। अब आईजेल पे कितना टाइम वेस्ट करेंगे, कितनी दफा डालने की अटेम्प्ट करेंगे? 3 टाइम्स। मैडम ऐसी है 3 दफा? हाँ, 3 दफा। उसके बाद फाइनल अटेम्प्ट करेंगे आप बैग मास्क वेंटिलेट करने की। अगर नहीं होगा तो फ्रंट ऑफ नेक एक्सेस। चलिए, कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं जो कि हम जब अपना मॉक करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू इंटुबेट योर पेशेंट। अगर आपकी पेशेंट की पोजीशन ठीक नहीं है तो इजी इंटुबेशन भी डिफिकल्ट हो जाएगी, अगर आपकी पोजीशन ठीक है तो डिफिकल्ट इंटुबेशन भी इजी हो जाएगी। तो एनेस्थेटिस्ट बोलते हैं कि हमें रैम्प पोजीशन बना के दो। रैम्प पोजीशन कैसे बनाएंगे? ट्रेगस, ये जो ट्रेगस है इट शुड बी एट द लेवल ऑफ स्टर्नम। अगर ट्रेगस नीचे होगा तो ये पोजीशन ठीक नहीं है, आपकी इजी इंटुबेशन भी डिफिकल्ट होगी और आप फंस जाएंगे। इसी तरह ऑक्सीजनेट कर लें पेशेंट को पहले,
कि दोबारा दास गाइडलाइंस आ गई। चलिए, बहुत बड़ी स्लाइड्स हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते। अब मुझे बताएं, जो इंटुबेशन है क्रिटिकल एरियाज में, ईआर में, आईसीयू में, वो थोड़ी डिफरेंट है एज कंपेयर टू इंटुबेशन इन ओटी। ओटी इज अ वेरी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, हमारे पास हर तरह की हेल्प मौजूद होती है, इंटुबेशन इजी होती है। तो जो ईआर की इंटुबेशन है वो क्यों मुश्किल है एज कंपेयर टू ऑपरेशन थिएटर? ईआर की इंटुबेशन कंप्रोमाइज्ड है, अपने एक ही अटेम्प्ट में ट्यूब डालनी है, और हाँ, और का चांस है एनपीयू नहीं होगा पेशेंट, और पोजीशन बनाना मुश्किल होगी, और ट्रॉमा होगा, ब्लड होगा, ठीक है। और ट्रॉमा हो तो सर्वाइकल स्पाइन भी आपने मूव नहीं करनी, ठीक है, मैनुअल इनलाइन इंटुबेशन करनी है। और हेड ट्रॉमा है, मैं लेरिंगोस्कोपी करूंगा, आईसीपी बढ़ जाएगा। हाँ, तो बहुत सारी रीजंस है ना, आईसीपी बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा। और जितना मर्जी ट्रेन एनेस्थेटिस्ट हो, उसने सारी जिंदगी एनेस्थीसिया में लगाई हो, सारी जिंदगी एयरवे मैनेज की हो, लेकिन जो ईआर में इंटुबेशन है उसकी तमाम कॉम्प्लिकेशंस को जुबानी याद नहीं होंगी, ठीक है, वो गलती कर बैठेगा कहीं ना कहीं पे। तो उस गलती से बचने का क्या तरीका है? मैडम उस पर काम भी कर रही हैं। चेकलिस्ट, ऑलवेज यूज अ चेकलिस्ट, ठीक है, आपके पास हमेशा चेकलिस्ट होनी चाहिए। यार चेकलिस्ट दे दें सब। चलिए, एक चेकलिस्ट मैडम ने बनाई है, वो भी मैंने देखी है। कोई भी चेकलिस्ट आप यूज कर लें, आप चाहे कोई यूरोपियन सोसाइटी की यूज कर लें, अमेरिकन सोसाइटी की यूज कर लें, कोई अपने हॉस्पिटल की अपनी बना लें, बट यू नीड टू हैव अ चेकलिस्ट। और मुझे एक ऐसा वॉलंटियर चाहिए जो मेक श्योर करेगा कि हमारे हॉस्पिटल के तमाम क्रिटिकल एरियाज में, ईआर में, सर्जिकल आईसीयू, मेडिकल आईसीयू, नीकू में इस चेकलिस्ट की 2 लैमिनेटेड कॉपीज पड़ी हों हर वक्त, ताकि किसी भी टाइम एयरवे मैनेजमेंट हो तो वो चेकलिस्ट उठा के सामने आ जाए। कौन हामी भरेगा? चलो, बहुत मेहरबानी। नहीं, प्रिंट होके लैमिनेट होके रखी हर वक्त, ठीक है। उस वक्त टाइम नहीं है हमारे पास कि हम प्रिंट निकालते रहें, ठीक है। देखो प्रिंट आ गया सबके पास। अच्छा चलें, चेकलिस्ट से पहले मैं बता रहा था आपको टीम वर्क है, इंटुबेशन इज अ टीम वर्क, ठीक है। ईआर के डॉक्टर ने हेल्प करनी है, आईसीयू के डॉक्टर ने हेल्प करनी है, तो वो कैसे हेल्प कर सकते हैं एनेस्थेटिस्ट को जब वो ट्यूब डाल रहा है? तो हमें चाहिए एक टीम लीडर। तो टीम लीडर किसको होना चाहिए जब इंटुबेशन हो रही है कहीं पे भी? अदर देन एनेस्थेटिस्ट। एनेस्थेटिस्ट सिर्फ ट्यूब डाल रहा होगा, उसका फोकस सिर्फ ट्यूब के ऊपर होगा, वो बाकी किसी चीज को नहीं देख रहा होगा। तो टीम लीडर कोई भी बन सकता है, प्राइमरी टीम का एमओ हो, एसएमओ हो, नर्सिंग मैनेजर, कोई भी। और ये चेकलिस्ट होगी टीम लीडर के पास, और वो बेड साइड पे ठहरा होगा। और जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं ट्यूब डालते हुए, हम थोड़ा पैनिक कर जाते हैं कि पेशेंट कोलैप्स होने वाला है, जल्दी 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 के चक्कर में हम काम खराब कर देते हैं। हमेशा इतनी जल्दी की जरूरत भी नहीं होती, आपके पास टाइम होता है असेस करने के लिए, मेडिसिन तैयार करने के लिए, इमरजेंसी मेडिसिन तैयार करने के लिए, हेल्प बुलाने के लिए, चेकलिस्ट से देखने के लिए कि भाई मेरी तैयारी है भी सही कि नहीं है, ठीक है। पेशेंट की सैचुरेशन 70s 80s में होती है और आपको 15-20 मिनट वो दे देता है। अब टीम लीडर के अलावा हमें और कौन चाहिए? सॉरी, हाँ, एयरवे मैनेजमेंट के लिए आ जाएगा एनेस्थेटिस्ट बेड के उस साइड पे, हाँ ठीक है। हमें ज्यादा स्किल्ड लोग नहीं चाहिए, हमें कोई बहुत काबिल लोग नहीं चाहिए। हाँ, डॉक्यूमेंट हमें जूनियर टीम मेंबर्स, जूनियर नर्सेस, वो भी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती हैं। एक जूनियर नर्स जो मॉनिटर की तरफ देख रही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन और ब्लड प्रेशर, वो भी एनेस्थेटिस्ट की बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है कि सैचुरेशन कम हो रही है, सैचुरेशन ऊपर जा रही है।
एक नर्स जो आईवी लाइन देख रही है कि आईवी लाइन चल रही है, मेडिसिन मैंने दी थी, फ्लश कर दी, वो भी बहुत बड़ी हेल्प होती है क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर। तो ये नहीं समझना कि मैं जूनियर हूँ, बहुत मुश्किल काम है, मैं जाके क्या हेल्प कर सकता हूँ। बी अ पार्ट, आप पूछें हाउ कैन आई हेल्प, वो कोई ना कोई आपकी ड्यूटी लगा देंगे एंड यू विल प्ले अ मीनिंगफुल रोल। चलें, ये चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट का पहला पार्ट है प्रिपेयर द पेशेंट। हम कैसे पेशेंट प्रिपेयर करेंगे? पेशेंट की पोजीशन ठीक होनी चाहिए, रैम्प पोजीशन। रैम्प पोजीशन कैसे बनाएंगे? पिल्लो मंगवा लें, ठीक है, उसके कंधों के नीचे पिल्लो दे दें। ट्रेगस शुड बी एट द लेवल ऑफ स्टर्नम, आपकी पोजीशन बन गई। अगर पोजीशन ठीक नहीं है, इजी इंटूबेशन भी डिफिकल्ट इंटूबेशन बन जाएगी, और पोजीशन ठीक है तो डिफिकल्ट इंटूबेशन भी आपके लिए इजी हो जाएगी। उसके बाद दोबारा डिस्कस देख लें कि अवेक इंटूबेशन का टाइम है, मैं फाइबर ऑप्टिक मंगवा लूं, ठीक है, अगर टाइम परमिट्स, सोच लें एक दफा। उसके बाद नहीं, सबसे पहले था, सॉरी मैं भूल गया, रिलायबल आईवी एक्सेस। एक अच्छा आईवी एक्सेस भी होना चाहिए, एक अच्छा इंट्रोशियस एक्सेस भी होना चाहिए। अगर पेशेंट को इंटूबेट कर रहे हैं, पेशेंट हीमोडायनामिक के लिए अनस्टेबल है, तो क्या होगा इंटूबेशन के बाद? ट्यूब तो डल जाएगी आपकी, क्या होगा? हाँ, प्रेशर कम क्यों हो जाएंगे? चलें, पेशेंट है, ट्रॉमा का है, सिम्पथेटिक डिस्चार्ज है, उसको पेन हो रहा है, ठीक है, पेन की वजह से उसने अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। जैसे ही हम उसको प्रोपोफोल देंगे, उसको फेंटेनिल देंगे, उसके सिम्पथेटिक डिस्चार्ज खत्म, पेशेंट कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। ट्यूब तुम्हारी डल जाएगी, लेकिन उसका ब्लड प्रेशर जो पहले 60-40 आ रहा था वो 30-0 हो जाएगा। और क्या वजह हो सकती है? हम पेशेंट को स्विच करेंगे फ्रॉम नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन टू पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। पेशेंट को अंबू बैग करेंगे, ठीक है, सैचुरेशन उसके हम 100% पे ले जाएंगे। लेकिन अंबू बैगिंग से क्या होगा? इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ जाएगा। जब इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ेगा तो मिनट से रिटर्न कम होगा, जो उसका ब्लड प्रेशर कोई थोड़ा बहुत आ रहा था तो ब्लड प्रेशर खत्म हो जाएगा। तो इसलिए एक अच्छा आईवी एक्सेस होना चाहिए, और पेशेंट को प्री लोड कर लें, आर्ट लाइन पास कर लें, और एक पेशेंट आप टीम मेंबर को लगा दें पल्स के ऊपर। इस तरह की सिचुएशंस के अंदर ब्लड प्रेशर कफ अच्छी रीडिंग नहीं दे रहा, आर्ट लाइन का सामान नहीं है, तो एक को कहते हैं कि भाई आप मुझे पल्स का वॉल्यूम बताते रहो, ठीक है, पल्स अच्छी आ रही है, पल्स चली गई, जिससे आपको ब्लड प्रेशर का अंदाजा होता रहेगा। प्री ऑक्सीजनेट, पेशेंट को लाजमी बात है प्री ऑक्सीजनेट करें, और उसको ऑक्सीजन मास्क लगा दें, अम्बू बैग के साथ प्री ऑक्सीजनेट कर लें। ऑप्टिमाइज पेशेंट स्टेट, फ्लूइड, प्रेशर्स, आइनोट्रोप्स, ये सब हम क्यों दे रहे हैं? पेशेंट का ब्लड प्रेशर तो ऊपर ले आओ ना, ठीक है ना। पेशेंट शॉक में है, पेशेंट प्रीविया की पेशेंट है, ब्लीड करती हुई है, ये इंटूबेशन का प्लान बना रहे हैं, तो उसको पहले ब्लड लगा लो। और अक्सर ऐसे होता है कि हम पेशेंट को जब ब्लड लगाते हैं, फ्लूइड देते हैं, तो उसकी रेस्पिरेशन बेहतर हो जाती है, इंटूबेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। पेशेंट की गैस्पिंग ब्रीथिंग उसकी शॉक की वजह से होती है। आप शॉक ट्रीट करेंगे, उसका ब्रीथिंग पैटर्न ठीक हो जाएगा, शायद उसको एयरवे मैनेजमेंट की जरूरत ही ना पड़े। चलें, अब हम आ गए सेकंड पोर्शन पे, प्रिपेयर द इक्विपमेंट, जो कि हमारे हॉस्पिटल में सबसे मुश्किल काम है। शायद थिएटर में तो मुझे चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन कहीं और जाऊं और मैं कुछ लेरिंगोस्कोप मांग लूं या ट्यूब कोई डिफरेंट साइज की मांग लूं तो वो नहीं मिलती। पहली बात, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, पेशेंट को पल्स ऑक्सीमीटर लगा लें, ब्लड प्रेशर कफ लगा लें, ईसीजी लगा लें। उसके बाद आपके पास ट्रैकियल ट्यूब होनी चाहिए, डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी का सामान होना चाहिए, और वीडियो लेरिंगोस्कोप। वीडियो लेरिंगोस्कोप से जिंदगी आसान हो जाती है। अगर हम 100 इंटूबेशंस करते हैं, 100 में से 94 इंटूबेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगी, जो 6 इंटूबेशन होंगी वो डिफिकल्ट होंगी अगर मैं कन्वेंशनल लेरिंगोस्कोप यूज करता हूं। अगर मैं वीडियो लेरिंगोस्कोप यूज कर रहा हूं तो 100 में से 98 इंटूबेशंस मेरे लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगी, मैं सिर्फ 2 में फंसूंगा, मुझे 4 इंटूबेशंस मेरे लिए मजीद ईजी हो जाएंगी। और हमारे हॉस्पिटल में वीडियो लेरिंगोस्कोप एक मौजूद है, एक और हमने रिक्वेस्ट की भी है, देखें कब तक आ जाती है, लेकिन अगर टाइम है तो मंगवा लें, खाम में पंगा मत लें। पिछले दिनों में ऑपरेशन थिएटर में एक पेशेंट को एनेस्थीसिया दे रहा था, तो मेरे साथ एसएमओ थे, उन्होंने लेरिंगोस्कोपी की, उन्होंने बोला कि मुझे एपिग्लोटिस के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अटैम्प्ट करता हूँ, लेकिन मैंने भी अटैम्प्ट नहीं किया। मैंने बोला इसको नज़र नहीं आ रहा तो मुझे भी नज़र नहीं आएगा, तो मैंने वीडियो लेरिंगोस्कोप मंगवाई। हमने 10 मिनट वेट कर लिया और पेशेंट को बैग मास्क वेंटिलेट करते रह गए। जब 5-6 मिनट के बाद वीडियो लेरिंगोस्कोप आई, उसके साथ मैंने ट्यूब डाली, इवन वीडियो लेरिंगोस्कोप भी मुझे ग्लॉटिस नज़र नहीं आ रहा था, वोकल कॉर्ड नज़र नहीं आ रहे थे। इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट इंटूबेशन। तो अगर टाइम है तो मंगवा लें, बहुत अच्छी चीज़ है, हमारी ज़िंदगी सेफ हो जाती है। बजाय इसके कि सर्जन क्या कहेगा कि ये ठहरा हुआ है, टाइम वेस्ट कर रहा है, अपना भी मेरा भी, मरीज़ के
ब्लीडिंग करा दें एयरवे की, या दांत डैमेज कर लें तो वीडियो लारिंगोस्कोप मंगवा लें। उसके बाद बूजी होनी चाहिए, आपके पास मेडिकेशन होनी चाहिए, इमरजेंसी मेडिकेशन, एक तो मरीज को सुलाने के लिए, दूसरी मेडिकेशन मरीज का ब्लड प्रेशर ऊपर लेके जाने के लिए। आप इंटुबेट करते हैं, ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाता है, वेजोप्रेसिस होने चाहिए, नॉर्पिन होनी चाहिए, तमाम रिससिटेशन की मेडिकेशन होनी चाहिए। जब भी आप पेशेंट की एयरवे मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आपको 2 ट्रॉलीज होनी चाहिए, एक एयरवे मैनेजमेंट ट्रॉली, दूसरा क्रैश ट्रॉली। अगर आपका पेशेंट क्रैश करेगा तो आपके पास क्रैश ट्रॉली भी मौजूद होनी चाहिए। हमने पेशेंट भी अपन तैयार कर लिया और हमने अपना इक्विपमेंट भी तैयार कर लिया। अब तीसरी बारी आ गई अपनी टीम को तैयार करें। टीम में मैंने एक बताया था कि एक टीम लीडर होगा, एक इंटुबेटर होगा, और कोशिश करें कि 2 इंटुबेशन के लिए 2 लोग हों। ठीक है, कोशिश करें, कभी रात के टाइम मौजूद नहीं होगा, 2 लोग हों जिसको एयरवे का कोई बेसिक नॉलेज हो। इंटुबेशन कोई भी कर सकता है, नहीं नहीं, ईआर का डॉक्टर भी कर सकता है, आईसीयू का डॉक्टर भी कर सकता है, एनेस्थीसिया का भी कर सकता है। नहीं, बाय डिफॉल्ट ईआर की ट्रेनिंग में इंटुबेशन शामिल है, आईसीयू की ट्रेनिंग में शामिल है एयरवे मैनेजमेंट। नहीं नहीं नहीं, चलें अब डिस्कशन को दूसरी साइड पे लेके जा रही हैं। ट्रेनिंग से मुराद है ही शुड बी साइंड ऑफ, ठीक है, उसको किसी ने ऑब्जर्व किया हो, किसी ने 25 इंटुबेशंस की मेरे साथ और 25 इंटुबेशंस की ठीक थी, उसके पास सर्टिफिकेट है, वो दिखा सकता है कि मैं साइंड ऑफ हूं इस प्रोसीजर के लिए, वो बेशक कर ले, चाहे वो ईआर का है, हाँ, चाहे वो ईआर का है, चाहे वो आईसीयू का है, चाहे वो एनेस्थीसिया का है। इवन एनेस्थेटिस्ट है, उसको उसके कंसल्टेंट ने अभी तक साइन ऑफ नहीं किया, उसको परमिशन नहीं दी कि तू इंडिपेंडेंट एयरवे मैनेज कर सकता है, उसको नहीं करना चाहिए। चलिए हम आ गए थे टीम रोल्स के ऊपर। तो 2 इंटुबेटर्स, ठीक है, कभी बार ये होता है कि सीनियर से नहीं डाल रही, जूनियर आके देखता है तो वो डाल देता है, चेंज ऑफ हैंड से भी फर्क पड़ जाता है। और एक इंटुबेटर्स असिस्टेंट जो उसको ट्यूब पकड़ाएगा, अदनान, ठीक है, बहुत अच्छा असिस्टेंट है ये, और लेरिंगोस्कोप देगा, उसके बाद वो उसको ट्यूब देगा। और अगर हमें प्रॉब्लम पेश आएगा तो हम कॉल के लिए किसको बुलाएंगे? डॉक्टर बिलाल असगर मौजूद हैं ईआर में? जी मौजूद हैं, चलें स्टार्ट करें। कोई मसला होगा तो हम बिलाल साहब को बुला लेंगे। नहीं सर, मैं तो 4th फ्लोर पे बैठा हूँ तो मुझे तो आने में टाइम लगेगा। चलें, और प्रिपेयर फॉर डिफिकल्टी, तमाम टीम मेंबर्स को पता होना चाहिए कि प्लान ए क्या है, प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है। ठीक है, एनेस्थेटिस्ट ट्यूब डाल रहा है, उससे नहीं जा रही, वो कहता है कि प्लान ए फेल्ड, वी आर मूविंग टू प्लान बी। तो तमाम टीम मेंबर्स को पता हो प्लान बी का क्या मतलब है। ये ना कि वो प्लान बी का है तो उसको वो उठा के दे दें फाइबर ऑप्टिक कि इसके साथ आप प्लान बी करें। ठीक है, उस वक्त इतना टाइम नहीं होगा। एनेस्थेटिस्ट बोले कि प्लान बी फेल हो गया, वी आर मूविंग टू प्लान सी। तो सबको पता होना चाहिए टीम मेंबर्स को कि प्लान सी क्या है। चलिए, तो एक थ्योरेटिकल नॉलेज मैंने आपके साथ शेयर किया। अब मैं चाहता हूं कि हम एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कर लें। मुझे 5 वॉलंटियर्स चाहिए, एक टीम लीडर, एक जो आएगा इंटुबेशन के लिए, और एक सेकंड इंटुबेटर, और एक एनेस्थेटिस्ट इंटुबेटर्स असिस्टेंट, और एक जो मेडिकेशन देगा। कोई भी आ सकते हैं, नर्सिंग की तरफ से भी। मैं चाहूंगा कि जूनियर लोग पार्टिसिपेट करें। चलें, आप क्या आपका क्या रोल है इस हॉस्पिटल में? मेडिकल ऑफिसर, डायरेक्ट इमरजेंसी। अच्छा, आप हैं टीम लीडर, ठीक है, और ये चेक लिस्ट आपकी। मैडम, एक तो है कि मैंने हर हाल में प्रोसीजर के लिए प्रोसीड करना है, इमरजेंसी प्रोसीजर है, पेशेंट मेरा ब्लीड कर रहा है, ठीक है ना, लीवर की इंजरी है, स्प्लीन की इंजरी है, ठीक है। एक है कि हम मतलब हिस्टेरेक्टमी कर रहे थे, ठीक है, उसके लिए अगर हमारा प्रोसीजर डिले भी हो जाएगा, मैं पेशेंट को जगा दूं, ठीक है, स्पॉन्टेनियस उसकी ब्रीथिंग वापस आ गई, मैं एयरवे मैनेज नहीं करता, पेशेंट को हम जगा देते हैं, हम पर किसी और दिन के लिए प्रोसीजर प्लान कर लेते हैं, व्हेन वी आर बेटर प्रिपेयर्ड, ठीक है, द सिचुएशन। हाँ, अगर हम ईयर में इंटुबेशन करें, उधर मेरे पास ऑप्शन नहीं है वेक करने का, और थिएटर में हम अक्सर जगा भी लेते हैं कभी कभार, जब हमारे से इंटुबेट नहीं हो रहा होता हम पेशेंट को जगा लेते हैं। चलो, आप तो आ जाओ ना। और डॉक्टर राबिया, आप आ जाएं एज ए फर्स्ट इंटुबेटर। हाँ, और महमूद साहब, आप फिर मेडिकेशन के लिए आ जाएं। चलें, बिलाल आप भी आ जाओ।
आईसीयू का कोई एसएमओ नहीं है आईसीयू से? अच्छा, इस वक्त ड्यूटी पे वो? चलें, और ईआर से कोई है? ईआर का कोई स्टाफ, नर्स? चलें, कोई बात नहीं। अदनान, चलो अख्तर आ जाए, ठीक है। चलें, एक सिनेरियो है और हमें एक वॉलंटियर पेशेंट भी चाहिए जिसको इंटुबेशन की जरूरत है। नहीं, कोई भी आ जाए, उसमें बस लेट जाना है। हाँ, और डिफिकल्ट इंटुबेशन होनी चाहिए कि हम सिनेरियो में फंस जाएं, ठीक है। एहसान की डिफिकल्ट है। चल, मुजम्मिल थका हुआ लग रहा है, इसको हम लिटा देंगे। चलें, अदनान आप आ जाओ यार।